नमस्कार। मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम संक्षिप्तीकरण, जिसको सार लेखन, संक्षेप, सारांश, संक्षेपण कहा जाता है, का अध्ययन करेंगे। ये किस तरीके से लिखा जाता है, इसकी क्या सामान्य नियम है, संक्षिप्तीकरण करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फिर कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। किसी गद्यांश या पद्यांश के मूल पाठ या भावार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना उसे लगभग 1/3 शब्दों में लिखना सार लेखन या संक्षिप्तीकरण कहलाता है। यह संक्षेप में इस तरह होना चाहिए कि अनुच्छेद की मूल भावना खंडित न हो। संक्षेपण की आवश्यकता मनुष्य के आज के व्यस्ततम जीवन में समयाभाव के कारण उत्पन्न हुई। विस्तृत विवरणों के स्थान पर संक्षिप्त लेखन जीवन की आवश्यकता हो गया। इसलिए संक्षेपण लेखन की ऐसी शैली है जिसमें कम समय और कम मेहनत में सारगर्भित साभिप्राय लेखन के साथ अनावश्यक वर्णन से बचा जा सके। अब हम देखेंगे संक्षिप्तीकरण के सामान्य नियम क्या हैं। नंबर 1, संक्षिप्तीकरण यानी कि जो सार लेखन है वह मूलतः अनुच्छेद के भावार्थ का स्वतः पूर्ण पाठ होता है। यहाँ स्वतः पूर्ण पाठ होने का मतलब है कि वो अधूरा सा नहीं लगता। हालांकि उसमें कई वाक्य, कई उदाहरण, कई पुनरावृत्तियों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन वह अपने आप में पूर्ण होता है। और जिस गद्यांश या पद्यांश का संक्षिप्तीकरण किया जाता है वह अपने आप में पूर्ण होता है, उसका पूरा अर्थ समझ में आता है। इसलिए संक्षिप्तीकरण को पढ़ने के बाद मूल अनुच्छेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। नंबर 2, संक्षिप्तीकरण मूल पाठ का लगभग 1/3 होना चाहिए। यानी कि जितना मूल परिच्छेद है उसकी 1/3 शब्द इसमें होने चाहिए। इसलिए पाठ की जो मौलिकता को खंडित किए बिना कम शब्दों में ही इसको लिखा जाना चाहिए। संक्षिप्तीकरण मौलिक रचना को ही कम शब्दों में लिखने की शैली होने के कारण उसमें प्रयुक्त भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मूल पाठ के अनुरूप कम शब्दों में अधिक विवरण और तथ्यों को समेटा जा सके। यानी अनावश्यक शब्द, पुनरावृत्तियाँ इस भाषा में नहीं होना चाहिए। निरर्थक आडंबर या अलंकारिकता की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 4, संक्षिप्तीकरण में गागर में सागर भरने की उक्ति सार्थक होती है। अतः भाषा की समासिकता के साथ भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। समासिकता का मतलब है कि जब हम दो शब्दों के बीच कहीं भी डैश लगा हुआ देखते हैं, योजक चिन्ह जिसको कहते हैं, तो वो समास होती है। उसमें की, के लिए, में, पर, ये शब्द अपने आप छुपे रहते हैं। जब हम एक डैश योजक चिन्ह के द्वारा इतने शब्दों की आवश्यकता को ही नकार देंगे तो हमारा जो वाक्य है, हमारा जो पद्यांश है या गद्यांश है, वो अपने आप ही छोटा हो जाएगा। तो इसमें समासिकता भी होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, जैसा कि पहले कहा गया। इसमें कोई आडंबर या अलंकार लाने की जरूरत नहीं है, भाषा को सजाने की जरूरत नहीं है, बस स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट का मतलब है क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता न हो कि लेखक क्या कहना क्या चाह रहा है। इसमें संक्षेप करने के चक्कर में कहीं जो मूल पाठ है उसको हम बदल न दें, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, किसी भी अनुच्छेद या पाठ का संक्षिप्ततम रूप उसका शीर्षक ही होता है तथा वही उस पाठ का सार संकेतक है, जिससे पाठक उसके विभिन्न पक्षों का अनुमान कर सकता है। अतः शीर्षक का केंद्रीय भाव प्रकट करने वाला संक्षिप्त और आकर्षक होना जरूरी है। कई बार जब संक्षिप्तीकरण दिया जाता है तो उसमें नीचे एक प्रश्न भी होता है कि इसका संक्षिप्तीकरण करके इसको एक उचित शीर्षक भी प्रदान करें। उस शीर्षक के अलग से नंबर होते हैं। तो शीर्षक कैसा होना चाहिए? जो बात गद्यांश या पद्यांश में कही गई है उसके मूल भाव से, वो केंद्रीय भाव से एकदम जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसको प्रकट करने वाला हो कि उसको पढ़ते पता चल जाए कि इसके अंदर क्या बात कही गई है। दूसरा, वो बहुत बड़ा ना हो, संक्षिप्त हो और आकर्षक हो, तभी लोग उसको पढ़ने की इच्छा रखेंगे, वो जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। नंबर 6, संक्षिप्तीकरण में वाक्यों को जो क्या तो दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि उसके क्रिया रूपों में यथोचित परिवर्तन कर उन्हें सरल और सुबोध बनाया जाना चाहिए। संक्षिप्तीकरण को सार संक्षेप, सारांश और संक्षेपण भी कहा जाता है। अब देखते हैं एक गद्यांश जिसका हम संक्षिप्तीकरण यहाँ करेंगे। किसी देश की उन्नति और अवनति उस देश के साहित्य पर ही अवलंबित है, चाहे वह देश को उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा दे और चाहे तो अवनति के गर्त में गिरा दे। कवि रवि की पहुँच से भी अधिक प्रकाश करता है
वही निर्जीव जाति में प्राण प्रतिष्ठा करता है और निराशापूर्ण हृदय में आशा का संचार करता है। वही राजनीति को प्रेरणा देता है तथा राजनीतिज्ञों का पथ प्रदर्शन करता है। वही अतीत के गौरव गीत गाता है और साथ ही भविष्य की स्वर्णिम कल्पना करता है। वही सोई हुई जाति को जगाता है और उत्साह का संचार करता है। तो इसका संक्षिप्तीकरण करने से पहले सबसे ज़रूरी बात है, इस गद्यांश को 3-4 बार पढ़ेंगे। जो अनावश्यक है उसको अंडरलाइन करेंगे और जिसको हमें लेना है उसको भी अलग तरीके से, अलग रंग के पेन से अंडरलाइन कर लेंगे और उसको 1/3 शब्दों में गूंथना है। अब देखिए इसके 1/3 शब्द कैसे बनेंगे। देश का उत्थान पतन साहित्य पर ही निर्भर है। जैसे इसमें 4 सेंटेंस थे, 2-3 सेंटेंस थे जिनको एक ही लाइन में कह दिया गया है। किसी भी देश की उन्नति अवनति उस देश के साहित्य पर ही अवलंबित है, चाहे वह देश की उन्नति की सीमा पर पहुंचा दे, चाहे अवनति के गर्त में गिरा दे। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इतनी बात को एक ही बात में यहाँ कह दिया गया है कि देश का उत्थान पतन साहित्य पर ही निर्भर है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। साहित्य निर्जीव लोगों में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, राजनीति का पथ प्रदर्शक, अतीत का गायक और भविष्य का स्वप्नदृष्टा होता है। अब यहाँ 4-5 सेंटेंस थे। वही निर्जीव जाति में प्राण प्रतिष्ठा करता है, निराशापूर्ण हृदय में आशा का संचार करता है, राजनीति को प्रेरणा देता है, राजनीतिज्ञों का पथ प्रदर्शन करता है, अतीत के गौरव गीत गाता है, भविष्य की स्वर्णिम कल्पना करता है, सोई हुई जाति को जगाता है, उत्साह का संचार करता है। तो इन सब में एक ही सेंटेंस, इसका एक ही वाक्य बना दिया गया कि निर्जीव लोगों में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, राजनीति का पथ प्रदर्शक। यहाँ 2 शब्द आई हैं, 2 वाक्य है। राजनीति को प्रेरणा देता है, राजनीति का पथ प्रदर्शन करता है। तो एक राजनीति का पथ प्रदर्शक, पथ का प्रदर्शक भी नहीं लिखा गया है, पथ डैश प्रदर्शक फिर कोमा। अतीत का गायक, गौरव गीत गाता है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गौरव गीत का गायक, गायक शब्द आ गया गाता है की जगह, और भविष्य का स्वप्न दृष्टा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा 1/3 शब्दों में यहाँ संक्षिप्तीकरण किया गया है। आप सब अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो गद्य भाग है उसमें से कुछ गद्यांशों को चुनेंगे और उसका इस प्रकार संक्षिप्तीकरण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।